जय हिंद आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी के एसएससी सीपीओ की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को पता ही है 9 से लेके 11 नवंबर तक एसएससी सीपीओ का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है इस बार। ठीक है, उस सिलसिले में टॉपिक जो है मैथ से भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो 50/50 की सीरीज़ में आज हम प्रैक्टिस सेट में मैथ्स के वो क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार एग्ज़ाम में आने के मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और जो पिछली बार के भी एग्जाम में यहाँ एसएससी सीपीओ में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखेंगे और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन दिखने में तो बहुत सरल लगेगा, लेकिन जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/7, 8/49 और 12/35 के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, एलसीएम ही निकाल देंगे, वही का अनुपात बताएंगे, एचसीएफ ही निकाल देंगे। बट करना क्या है, इन भिन्नों का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ भी निकालना है इन सब पूरी भिन्नों का, और फिर दोनों का अनुपात रेशियो बनाना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एक बात बताओ, भिन्न इधर हम थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। यहाँ एलसीएम लिख देते हैं और यहाँ एचसीएफ। ठीक है, अभी निकालेंगे चीज़ें। सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। इधर एलसीएम के लिए क्या करोगे, तो अगर भिन्नें दी हुई हैं तो भिन्नों का आपको अगर क्या निकालना है, एलसीएम। तो फॉर्मूला क्या होता है कि भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए जो अंश होता है, अंश यानी ऊपर वाला अंश का क्या करेंगे अपन, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकाल देंगे, हर का हम निकालते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो अंश इसमें क्या है, 2/7 में 2 है, 8 है और 12 अंश है। क्या है, 2, 8 और 12। तो 2, 8 और 12 जो है ना, तो रख दो। तो 2, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो ये निकाल लो। देखो, 2, 8, 12 का सबसे पहले, एक सेकंड, 2, 8, 12 का सबसे पहले क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो अंश का। तो जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो 2, 8 और 12 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा। आप जब निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 एकम 2, 4 और 6, यानी 4, 6, यानी फिर 2 से जाएगा एक बार, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 है ना। तो 2 तिहाई 6 चौको 24, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया आपको एलसीएम, इन अंशों का एलसीएम आपको मिल गया 24। अब बटे में हर का एचसीएफ भी निकालना है। तो हर में क्या क्या है, 7 है, 49 है और 35 है। 7, 49, 35 का वह बड़ा सा बड़ा फैक्टर क्या होगा, कॉमन एचसीएफ, तो 7 होगा। तो आप बोल सकते हो एलसीएम एचसीएफ, तो आशा करता हूँ निकालना आ रहा होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। तो यहाँ से जो आपका निकल के आया ओवरऑल क्या, एलसीएम। तो एलसीएम इन पूरी संख्या का क्या निकल के आया आपका, 24/7। क्या है, 24/7। अब मैं यहाँ 24/7 इन भिन्नों का एलसीएम रख देता हूँ। इस फार्मूले से आपको निकालना था। ठीक है, 24/7, 24/7 हमने रख दिया एलसीएम। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। इससे पहले इसको मिटा देता हूँ। देखो, एक सेकेंड रुकिएगा, इनको मिटा देता हूँ, है ना। अब उसके बाद अपन निकालेंगे भिन्नों का एचसीएफ। एलसीएम तो निकाल लिया, 24/7 आ गया। उसी तरह से एचसीएफ का भी फार्मूला होगा। ठीक है, क्या होगा समझो। तो भिन्नों का जब आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे ना, एक सेकेंड, भिन्नों का जब आप एचसीएफ निकालोगे, क्या, एचसीएफ, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अंश का क्या निकालोगे, अंश का निकालोगे एचसीएफ। जो निकालना है उसको अंश में निकालोगे, अंश का एचसीएफ, और हर का क्या निकाल दोगे, एलसीएम। क्या निकाल दोगे, एलसीएम। सबसे पहले अंश का मैं क्या निकाल दूं, एचसीएफ निकाल दूं। अंश में क्या है, 2 है, 8 है और 12 है। और 2, 8, 12 का जो एचसीएफ होता है यानी महत्तम समवर्तक होता है, सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो 2 आपका डायरेक्ट क्या आ गया, अंश का एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ। अब हर का क्या निकाल लूँ, एलसीएम निकाल लूँ। इसी के लिए क्या निकाल लूँ, हर में क्या क्या है, 7 है, 49 है और 35 है। 7, 49, 35 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकाल लेना। सबसे पहले 7 कॉमन ले लोगे, 7 कॉमन ले लोगे, 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 5 35, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 5 बचेगा। क्या बचेगा, 7 गुणे 7 गुणे 5, गुणा कर दो, 7 7 49, पंचे कितना होता है, तो 49 गुणे 5 होगा आपका, 49 गुणे 5 हो जाएगा 245। क्या हो जाएगा, 245। यानी कि आपका यहाँ पे भिन्नों का जब आप एचसीएफ निकाले ओवरऑल तो 2/245 आया। क्या है, 2/245।
245। अब क्या करना है, यानी आपने HCF भी यहाँ निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया, तरीका वही है। अब मैं यहाँ, ये प्रैक्टिस बैच है इसलिए मैं आपको बहुत डीप में LCM HCF निकालना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपके पास देखो क्या क्या आ गया है, HCF LCM दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब इन्हीं का रेशियो तो बताना था, तो इनका रेशियो कैसे आप बताओगे, देखो सीधी सी बात है, बटे में कर दोगे। तो पहले LCM की लिख दो, फिर बटे में HCF लिख दो। तो देखो यहाँ पे LCM में क्या लिखा हुआ है, 24/7। तो लिख देता हूँ, एक सेकेंड इसको सही कर लूँ। हाँ, LCM में क्या लिखा है, 24/7 लिखा है, लिख दिया मैंने। और इसके ओवरऑल बटे रेशियो का मतलब बटा ही तो होता है। HCF क्या है, 2/245 लिख दिया। अब ऊपर चाहे ले जाओ तो ऊपर भी ले जा सकते हैं इनको, तो ऊपर ले जाओगे तो 245 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 245/2 हो जाएगा, ये नीचे से कट जाएगा। अब काट दो, 2 एक कम 2, 12 दूनी 24, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 7 पना 35, ठीक है। यानी 35 × 12 आ गया, और यही ना, हाँ 35 × 12 कितना हो जाएगा, तो 35 × 12 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 420। यानी ऊपर आपका 420 आ गया, नीचे बटे 1 आएगा। तो ऑप्शन जो ए है ना, 420/1, यही आपका क्या हो जाएगा, LCM HCF का महत्तम सामर्थ्य। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बस आपको समझना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 30 बचता है। क्या बचता है, 30। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, सॉरी गलत बोल गया मैं, किसी संख्या को 77 से भाग देने पर शेषफल 30 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों का बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है। देखो सबसे पहले 77 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 30। तो आप कुछ इस तरह से आप बनाओगे एरो, क्या बनाओगे, इस तरह से। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, या तो 0 लिखोगे या तो 1 लिखोगे सबसे लास्ट में, ठीक। अब जिसको अपन भाग दे रहे हैं जिससे, तो वो इधर रहेगा, जो भाग देने वाला इधर रहेगा, इधर जैसे 77 से भाग दे रहे हैं इधर लिखो, और इधर क्या आएगा आपका शेषफल आएगा। क्या आएगा, शेषफल। 77 से भाग देने पर शेषफल क्या बचा, 30 बचा। ये आपको फॉर्मेट बनाना है, या तो 0 बनाना है या तो 1। अब कुछ नहीं करना है, तो बीच में वो संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बीच में संख्या। जैसे देखो जब अपन क्या करते हैं, 77 से भाग दें तो शेषफल 30 आएगा। तो यहाँ संख्या क्या आएगी, देखो या तो 77 से गुणे 0 कर लो, या 77 से गुणे 1 कर लो और प्लस 30 जोड़ो तो संख्या आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भाज्य निकालते हैं संख्या, तो भाजक जो होता है और भागफल का दोनों का गुणा, ये मैंने भागफल 0 है तो 1 मान लिया है, ठीक है। तो भागफल का गुणा आप जब करोगे किससे, देखो भाजक जो है उसका गुणा किससे करोगे आप, भागफल से करोगे। और भागफल से करके अगर शेष जोड़ दोगे जो 30 आ रहा है, तो आपको संख्या पता चल जाएगी। तो जोड़ो, 77 गुणे में 0 ही कर लेता हूँ, दोनों चीज़ करोगे तो आंसर वही आएगा। 77 गुणे 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 में 30 अगर जोड़ दोगे शेष, तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, 30। यानी कि आप बोल सकते हो कि 30 वो संख्या थी जिसको हम 77 से भाग देते थे, शेषफल 30 ही आता था। क्या आता था, 30 ही, ठीक। ये समझ गए। अगर आपकी संख्या 30 आपको मिल गई, 30 मिल गई, तो उसी संख्या यानी 30 को ही आप इस बार 11 से भाग देने को बोल रहा, दे दो। तो 11 से भाग दोगे तो 11 दूनी 22 जाएगा, तो 8 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा यहाँ से। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास जो है 1/25% की हानि पर बेचता है। कितने की हानि बेचता है, 25% की। यदि उसे 140 रुपये अधिक मूल्य बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताइए। यानी आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी पूछा हुआ है, सीपी आपको निकालना है। उसके लिए कुछ तरीके आपको यहाँ पे बताया है उसने। क्या बोला है कि देखो जो बटुआ है वो 25% हानि भी बेचता है, यानी कि वो जो सेलिंग प्राइस किया होगा, अगर 25% हानि ले लिया है तो 75% पे बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 75% पे, क्योंकि उसने 25% की हानि सह ली। अब कंडीशन ये दी है कि यदि वो उसे 140 में अधिक बेचता तो 10% का लाभ होता। उसने बेचा 75 में, लेकिन कह रहा कि अगर 140 रुपये जो अधिक अगर मिलता है, इसको कितना मिलता है, 140, अगर वो अधिक बेचता है 140 में प्लस 140, तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कि उसको 110% में बेचता। 10% अगर लाभ ले रहा तो 100% की कोई चीज़ सीपी है तो 110% में ही बेचेगा, तभी ना 10% का लाभ होगा। यानी पहले आप देख रहे हो कि 75% पे बेचता था,
तब उसको 25% की हानि होती थी। अब 110% पे बेच रहा है, जब क्या किया 140 रुपये अधिक में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, यानी 110% बेचा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे ना, तो 75 से 110 के बीच डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा, 35 का डिफरेंस आएगा, 35% का। और उस 35% की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 140 लिखी हुई है। अगर 35% की वैल्यू 140 है तो 100% की वैल्यू ही तो क्रय मूल्य हो जाएगी। तो क्या करोगे, 140/35 कर दोगे और गुणे 100 कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 140/35 करोगे तो 1% आएगा, गुणे 100 कर दोगे तो 100% आ जाएगा। कर दो तो 7 दूनी 14, 0, 7 पन्ना 35, 5 एक कम 5, 5 बिसाम 100, यानी 20 बिसाम क्या आ गया, 400। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400। ये अपनी अप्रोच रहनी चाहिए। कैसे कि सेलिंग प्राइस 25% हानि पर है तो 75% बेचा, अब 10% लाभ ले रहा है तो 110% में बेचा होगा सेलिंग प्राइस। दोनों के बीच 35% का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू क्या है, 140 है, तो 100% आसानी से निकाल दो। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार आता है, आपके सामने लिखा हुआ है, इकाई का अंक निकालना है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है और जितने भी यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके लिए प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस बैच है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, देखो 114 की, एक सेकेंड, 114 की पावर कितनी है, 227 है, प्लस 116 की पावर कितनी है, 225 है, प्लस 119 की पावर कितनी दी हुई है, 222 दी है। अब पूछा है कि इकाई का अंक बताइए, यानी कि सबका जोड़ का इसका इकाई का अंक। बहुत सिंपल तरीका फॉलो करेंगे। देखो 114 में देखोगे तो इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 227 लिख सकते हो, प्लस लगा दो। 116 में इकाई का अंक 6 है तो लिख दो 6 की पावर 2 5। 119 में इकाई का अंक 9 है तो 9 की पावर क्या लिख दो, 2 क्या लिख दो, 2 अब देखो एक बात आपको बताता हूँ, जब कभी भी आप 4 का पहाड़ा पढ़ोगे और पावर पढ़ोगे, जैसे 4 की पावर क्या होता है, 4 की पावर 4 1 होता है। जैसे कि आप 4 की पावर 1 पढ़ोगे तो 4 की पावर 1 होता है 4। 4 की पावर 2 पढ़ोगे 16, 16 में इकाई का अंक 6 आता है। 4 की पावर जब 3 पढ़ोगे, 4 चौको 16, चौको 64, यानी कि इकाई का अंक क्या है, 4 है। यानी आप एक चीज़ देखोगे कि 4 की जब कभी पावर पढ़ोगे ना, तो हर 2 बार बाद इकाई का अंक वही आएगा। या तो 4 की पावर 1 करोगे 4 आएगा, 16 करोगे 6 इकाई का अंक आएगा, यानी कि 4 6 4 6 यही इकाई का अंक आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप और देख रहे हो कि इकाई का अंक जो यहाँ पे 4 की पावर का आ रहा है ना, तो जब 4 की पावर 1 4 की पावर 3 करोगे तब इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि ऑड पावर करोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, इवन पावर करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब यहाँ पे पावर 227 क्या है, ऑड है, तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी कि ऑड पावर में 4 आएगा और इवन पावर में 6, तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ठीक, अब 6 के लिए क्या कहता है कि 6 की चाहे कोई भी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा उसका 6 ही आता है। चाहे करके देख लो, 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 होता है 6 36, उसमें भी इकाई का अंक 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 होता है 6 36 छक्का 216, फिर 6 आया। तो इकाई का अंक चाहे कुछ भी हो पावर 6 ही आता है, तो 6 लिख दो यहाँ, फिर प्लस लगा दो। अब 9 की पावर 222 है तो 9 में भी वही रूल फॉलो होता है, 9 की पावर 1 करोगे 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे 81 में 1 आएगा। यानी कि 9 भी जो ऑड इवन पावर में चलता है, यानी कि 9 की पावर अगर आपकी इवन है तो इकाई का अंक क्या है, 1 आएगा। अगर ऑड होती तो इकाई का अंक क्या आता, 9 आता। तो इवन है 222, तो मैंने 1 लिख दिया। अब सबको जोड़ दो, 6 4 10 1 11, 11 आ गया। अब 11 में इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे 1 है। तो फाइनली इस पूरे क्वेश्चन का, इतने बड़े क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1, ऑप्शन बी आ गया 1। ठीक, इकाई का अंक। तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लासेज जो है मैंने कल ही डाली है इकाई का अंक के लिए, आप देख सकते हो, 15-20 मिनट की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो गया है, इसलिए मैं इसको समझाता हूँ। रुको, क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लो कि विषयों में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त नीचे अंक, ये जो बना हुआ है अंक इसमें है, जिसमें हिंदी और संस्कृत में प्रत्येक में ये क्या करता है, 50 अंक पाता है, इसको छोड़कर सभी विषय में 100 अंक पाता है, तब विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत बताना है, यानी कि उसका परसेंटेज निकालना है। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसने क्या किया, एग्ज़ाम दिया है, और अभी इसको समझो, उसको छोड़ दो, परसेंट इसी से निकालना है। ठीक है, टोटल कोई व्यक्ति मान लो एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद क्या कह रहा है कि वो हर विषय में पूर्णांक तो 100 है, इसमें भी 100 है, ईवीएस का पूर्णांक, साइंस का भी 100 में 87 पाया है, इंग्लिश में भी 100 में 65 पाया है, मैथ में भी 100 में 70 पाया है, हिंदी में और संस्कृत में 50 में 48 पाया है। पूर्णांक कितने का है इन दोनों का, 50 का है। कितने का, 50 का। कंप्यूटर में 100 में पाया है। तो
तो यानी सब में 100 में, लेकिन हिंदी और संस्कृत में कह रहा क्वेश्चन में कि 50 में ये पाया है कितना, जो भी नंबर पाया है पूर्णांक 50 का है, तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने की बात कर रहा था, तो निकाल दो। अगर गिनोगे तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल जितना नंबर पाओगे उसको डिवाइड करोगे टोटल पूर्णांक से गुणे 100। तो टोटल अगर पहले मैं नंबर जोड़ लेता हूँ, 86 प्लस 87, 86 प्लस 87, ठीक है, प्लस कितना 65, ठीक है, प्लस जोड़ लेंगे 65 के बाद 70 पा रहा है अगले विषय में, 70 के बाद कितना पा रहा, 48 पा रहा, 48 को भी जोड़ लो प्लस 44, ठीक है, और साथ में 68 अंतिम में। सबको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ के देखो ज़रा कितना कितना है, 86 प्लस 87 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 44 प्लस 68, ठीक है। जब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ओवरऑल 468 आएगा। आप अपने तरीके से जोड़ के देख लेना, आपकी जो कैलकुलेशन का तरीका होगा, ठीक है, 468 आएगा। अब 468 कितने में से पाया है, पूर्णांक कितना है, देखो टोटल नंबर कितने हैं, कितने में से 468 पाया है, देखो ये 468 पाया है आपका 100, 200, 300, 400, 500 और ये 50, 50, 100 यानी 600। 600 में कितना पाया इसने, 468 पाया। तो इस तरह से प्रश्न निकालते हैं कि ओवरऑल जितने नंबर पाया ऊपर रहेगा बटे पूर्णांक नीचे रहेगा, और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा दो। अब सॉल्व कर दो, 2 जीरो जोड़ो, जो काट दो, 6 से काटोगे तो 6 से 42 और बचा कितना, 4 बचा, 6 8 48, तो इसको कितना मिला, 78% मिला। तो इस तरह से आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 78%, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, 78%, ठीक। चलो आई होप आप समझ पाए होगे इस क्वेश्चन को। तो कितना आया इसका आंसर, 78% आया, कितना 78%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि राजीव जो है एक कार्य को 95 दिनों में कर सकता है, शकुंतला राजीव से 30% अधिक दक्ष है, यानी उसकी इफिशिएंसी 30% ज़्यादा है, तब शकुंतला कार्य को कितने दिनों में करेगी। कार्य वाले क्वेश्चन है, उसका भी एक तरीका होता है। देखो एक बंदा मान लो राजीव है, मैंने इसको आर मान लिया, ठीक है, आर किसी काम को कितने दिन में करता है, 95 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा शकुंतला जो है राजीव से 30% अधिक दक्ष है। अब देखो 30% को सबसे पहले आप रेशियो में बना लो। 30% के रेशियो में कैसे बनाओगे, 30/10 हो जाएगा, यानी 0 0 कटा कितना है, 3/10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शकुंतला राजीव से 30% अधिक है, यानी कि राजीव अगर 10 है तो शकुंतला 3 अधिक होगी 3/10 में से, तो कितनी हो जाएगी, 13। तो अगर मैं यहाँ शकुंतला को एस लिखता हूँ, तो अगर राजीव की 10 इफिशियंसी यहाँ पे है तो शकुंतला की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, दक्षता 13 हो जाएगी, 3 अधिक, ठीक। ये कर दो। अब इसको इधर मैं मिटा देता हूँ, रुको। तो आपको दोनों की इफिशियंसी पता चल गई, और एक चीज़ आपको ये पता चल गई कि राजीव जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, एक सेकंड, राजीव उसी काम को 95 दिन में कर सकता है। तो याद रखना कि सबसे पहले अपन अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे निकालने के लिए जो भी आपका एक बंदे का पूरा समय दिया रहता है कितने दिन में करता है, उसको गुणा कर दो किससे, उसकी इफिशियंसी से टोटल वर्क आ जाता है, यानी इफिशियंसी गुणे टाइम कर दो तो टोटल वर्क आ जाता है। यानी 95 गुणे क्या करोगे, 10 करोगे तो 910 क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। और ये 910 दोनों के लिए टोटल वर्क रहेगा यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, पूछा क्या है, पूछा है कि शकुंतला कार्य को कितने दिन में करेगी। तो शकुंतला कार्य जो है ना, टोटल वर्क से जब इफिशियंसी को डिवाइड कर दोगे ना, तो शकुंतला का टोटल कार्य आ जाएगा। तो 910 टोटल वर्क है, शकुंतला की इफिशियंसी कितनी आई, 13 आई है। 13 को डिवाइड, 910 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 7 95 और 0 तो 70 आ गई। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो शकुंतला है ना, उसी कार्य को 70 दिन में करेगी। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 दिन। बेसिक के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक के लिए बेसिक क्लासेस में जाना पड़ेगा, ठीक है, और वो डली हुई है मेरे प्लेलिस्ट में, और ये तो प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेट्रोल का जो मूल्य है 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये कर दिया जाता है, तो खर्च में वृद्धि किए बिना एक बाइक सवार को पेट्रोल में अपनी खपत में कितना कम करना पड़ेगा। बात को समझना, मान लो एक बंदा है, मान लो आप हो और आपकी मम्मी जो है ना, आपको कॉलेज जाने के लिए क्या देती हैं, 100 रुपये देती हैं, और हमेशा 100 रुपये देती हैं कि 100 का पेट्रोल आप डलाओ, ठीक है।
तो यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि पेट्रोल की जो मूल्य है ना 100 रुपये लीटर पहले मिलता था, अब क्या कर दिया 110 रुपये लीटर कर दिया। लेकिन आपको करना क्या है, खर्च में वृद्धि नहीं करनी है, 100 का ही डलाना है। तो पेट्रोल की खपत यानी कि आपको अब 1 लीटर तो नहीं मिलेगा, 1 लीटर से कुछ ना कुछ कम मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये में पहले 1 लीटर मिलता था, अब 100 रुपये में कुछ कम मिलेगा, क्योंकि रेट बढ़ गया है, कितना 110 हो गया है 100 से। तो आपको वही बताना है। देखो पहले कितने रुपए में मिलता था, 100 रुपये में 1 लीटर, अब कितना हो गया 110 रुपये में 1 लीटर मिला। कितना मिला 110 रुपये में 1 लीटर। ठीक, यानी कि आपको कम कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो अब 110 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है, लेकिन आप एक बात सोचो कि आपके पास केवल 100 रुपये ही हैं, तो यानी आपको 110 की जगह आपको कितना करना पड़ेगा, 100 ही करना पड़ेगा। यानी 110 में अगर 100 करना है तो कितना घटाओगे, 10 घटाओगे। तो मैं लिख देता हूँ 10 आप घटाओगे, कितने में से घटाओगे, 110 में से घटाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे इतने ही हैं। ठीक, अब गुणे कितना कर दोगे, परसेंट के लिए 100 कर दोगे, यानी कि आपका क्या कर दिया आपने, 10 की कमी करोगे आप खपत में, और किससे 10 की कमी करोगे, 110 में से, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दो। इस 0 से 0 कटा और 100/11 आया। 100/11 का मतलब क्या होता है, 11 नमा 99, एक बचा, यानी कि भाग न गए लद्दे से 0, 11 नमा 99, यानी कि 9.09% आपका आंसर आ गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो कैसे, लेट सपोज मान लो 100 रुपये में 100 ग्राम आप क्या लेते थे, पेट्रोल लेते थे। कितना लेते थे, 100 रुपये में 100 ग्राम। अब हुआ क्या कि रेट 100 से बढ़ा के उसी 100 ग्राम के लिए क्या कर दिया, 110 रुपये कर दिया, यानी कि 110 रुपये कर दिया। और पहले अगर आप लेते ना, तो पहले 110 रुपये में आपको 110 ग्राम मिलता, लेकिन लेना आपको कितना है, 100 ग्राम ही है। तो कितना कम करोगे आप, 10 कम करोगे, 10 ग्राम कम करोगे। कितने में से 10 ग्राम कम करोगे, 110 ग्राम में से, क्योंकि आपको 100 ग्राम ही लेना है, तो 110 में से कम करोगे। परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे, 0 0 100/11 बराबर 9.090%। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन की अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, साइन 150 गुणे कॉस 0 गुणे 1067 और गुणे 1023 डिग्री गुणे 1045 डिग्री। अब आपको यहाँ पे सब पता होना चाहिए, साइन कॉस 10 का कितनी वैल्यू कितनी होती है, 0 30 60 45 की वैल्यू क्या होती है। अब ये मैं नहीं बताऊँगा, आपको ये खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊँगा और ट्रिक के साथ प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, आप एक काम करो, साइन 150 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 150 को लिख सकते हो साइन 90 + 60 भी लिख सकते हो डिग्री में। ठीक, क्योंकि 90 और 60 150 होता है, गुणे कॉस 0। अब कॉस 0 को वैल्यू क्या होती है, तो डायरेक्ट कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। याद रखना, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। जब आप पढ़ोगे इसकी 0 का 1 तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1067 डिग्री और 1023 डिग्री। तो याद रखना, कभी भी 10 और 10 की या फिर किसी की वैल्यू आए और एक जगह आपका 67 डिग्री लिखा हुआ है, एक जगह 23 डिग्री, और दोनों मिला के आपके पूरक कोण बने, क्या बने, पूरक कोण। जैसे 67 में आप 23 जोड़ोगे तो क्या होगा, 90 होगा, यानी कि 90 आपको अगर पूरक कोण देगा, तो कभी भी दो 10 की वैल्यू किसी की वैल्यू है, कॉस साइन, और उनका जो दोनों कोण मिला के गुणे में है पूरक कोण बनाए, जैसे 67 और 23 90 हो रहा, तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब आगे बचा 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है। 1045 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। ये अपना टेबल से पता चलता है। अब बचा केवल साइन वाला। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, एक सेकंड देखो, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। ये भी सर्वसम का है। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बनेगा, यानी कि साइन 90 + 60, 60 को थीटा मान लो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये गुणे एक का कोई मतलब है ही नहीं, तो डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री ही बचा। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यानी राइट आंसर आपका क्या आ गया, फाइनली 1/2 आ गया, यानी ऑप्शन 1, 1/2। ठीक, तो ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस घबराना नहीं है आपको। ठीक है, देखो एक सेकंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर का एक बड़ा गोलाकार खिलौना जो है ना, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और उस गोलाकार खिलौने का विकास द्वारा पिघलाया जाता है, और वह उसे 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार खिलौने में बदल देता है।
इसे पिघलाकर इस प्रकार के कितने छोटे खिलौने बनाए जा सकेंगे। इसका सिंपल सा तरीका होता है, देखो पहले क्या किया है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक खिलौना था, लेकिन अब उसको तोड़ के पिघला के छोटे छोटे 1.75 त्रिज्या वाले खिलौने बना रहा है उतनी ही चीज़ों में। तो आपको पूछ ये रहा है कितने खिलौने बन जाएंगे छोटा करने पे, तो बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है ये बताओ भाई पहले। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, आयतन जो होगा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दोनों बार का आयतन निकाल लेना है, उसको n से गुणा कर देना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आयतन तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू पलट जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ n हो गया है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, दोनों को पहले आप लिख लेते हो, एक सेकंड। तो इसको करने का तरीका आपको ये है कि पहले वाले गोले का क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, आयतन बराबर n गुणे, n किसके लिए है, n है नंबर ऑफ गोले के लिए जब पिघलाने के बाद, गुणे दूसरे वाले गोले का आयतन, दूसरे वाले गोले का आयतन। ठीक है ना, ये तरीका आप फॉलो करोगे। एक बार मिटा के लिख देता हूँ, रुको। क्या करोगे आप, पहले वाले गोले का v निकालोगे वॉल्यूम बराबर n गुणे सेकंड वाले गोले का वॉल्यूम यानी v निकालोगे। ठीक, n क्यों किया है, क्योंकि पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ गोले बनाए जा सकते हैं पिघलाने के बाद। तो गोले का आयतन मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बराबर n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए दूसरा हो जाएगा r, इसकी वैल्यू क्या है इधर की 1.75, इसके लिए 42 है। अब कुछ नहीं करना, देखो 4/3 कॉमन है काट दो, पाई से पाई कॉमन है काट दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी आर क्यूब और साथ में n बच जाएगा। अब यहाँ की आर क्यूब क्या है, तो देखो 42 यानी 42 गुणे 42, आर 42 है तो 42 गुणे 42 3 बार लिख दो, और ये बराबर हो जाएगा n गुणे 1.75, 3 बार है तो 1.75 गुणे 1.75 गुणे 1.75। अब इसको सॉल्व कर लो और n की वैल्यू निकाल लो, तो n की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, हालांकि मैं बता देता हूँ, रुको एक सेकंड बता देता हूँ, ऊपर लिख के रुकना, इसको मिटा देता हूँ। जब इसको आप सॉल्व करोगे, रुको, जब इसको आप एक सेकंड, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो 42 गुणे 42 है, छोड़ो तो इधर ला लोगे, n इधर है यानी सब नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएंगे 1.75 बार बार क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, यानी 1.75 गुणे 1.75 गुणे 3 बार इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो गया। ठीक है, कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के लिए जो पॉइंट के बाद है उससे गुणे ऊपर ले जाओगे, तो मैं एक एक ले जाता हूँ। देखो ऊपर लिखा है, पहले मान लो एक एक को सॉल्व करता हूँ, अगर 42 बटे मैं कहता हूँ 1.75 ही लिखा है, केवल इतने को ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें अगर पॉइंट हटाना है तो गुणे 100 कर दूं, क्योंकि 2 अंकों को तक 0.75 में लगा है। अब सॉल्व करोगे तो 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी 6 चौको 24 आ गया। क्या आ गया, 6 चौको 24, यानी एक की वैल्यू अगर 24 आई है इतने तक की, तो 3 बार 42 बटे 1.75, 42 बटे 1.75 हो रहा, तो 24 गुणे 24 3 बार आएगा, यानी 24 का क्यूब हो जाएगा, और 24 क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। और 24 का क्यूब कितना होता है ये पता ना हो तो 24 गुणे 24 आप कर लेना, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 13,824 होगा इसका आंसर, क्या होगा 13,824। बात समझ पा रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका मैटर है, अब सॉल्यूशन आपको आनी चाहिए, इतना तो आशा कर सकते हैं क्योंकि आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही सरल है। देखो ये क्वेश्चन तो मैं होप करता हूँ कि सभी से बन जाएगा जितने लोग हैं। देखो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 36/49 दिया हुआ है। पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो और इसका मान निकाल सकते हो, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यही तो बोला है। देखो तो इसको दोनों क्या कर लोगे आप, स्क्वायर रूट कर लोगे, तो पी बटे क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 36 जो होता है 6 का होता है, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, यानी पी की वैल्यू 6 आ गई और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब पुट कर दो इसमें, देखो पुट कर देता हूँ, 3Q + 4P है, तो 3Q यानी कि Q की वैल्यू कितनी 7 है, तो 7 3 21 हो जाएगा ये। ठीक है, 21 + 4P, P की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 24। ठीक, और बटे में क्या है, बटा कर देता हूँ, बटे में क्या है 4P - 3Q, P की 6 है, 6 को 24 हो जाएगा, और -3Q यानी Q कितना है 7 है, 7 3 21,
बस सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, सॉल्व करो, 21 24 जोड़ लोगे तो कितना होगा, 20 20 40 5 45, ऊपर आ गया 45 और नीचे 24 में 21 चले गए, यानी 3, यानी 3 एक कम 3 3 15 45। राइट आंसर कितना आ गया फर्स्ट 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 45। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, देखिए ज़रा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे, समझो। क्या लिखा हुआ है कि यदि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो एसआई है ना, मूलधन का 1/5 है, तब 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर समान दर पर 5,000 रुपये का साधारण ब्याज बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसमें एक ही चीज़ निकालने को बोला है कि आर निकाल लो। क्या निकाल लो, रेट। और आर परसेंट अगर निकाल लोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उस आर परसेंट के हिसाब से वही आर परसेंट इस वाले मूलधन को मान लो, 5,000 वाले को। 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 1/5 एसआई है। देखो क्या बोल रहा है, समय दिया है आपका कितना, 10 वर्ष। मूलधन का 1/5 आपका दिया है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, 1/5 किसका, मूलधन का, किसका, मूलधन का, पी इंटू 1/5। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मूलधन कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी मूलधन ले सकता हूँ, उससे अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं मान लिया कि मूलधन कितना है, 100 रुपये था, कितना था, 100 रुपये। तो अब साधारण ब्याज कितना बढ़ा होगा, 100 का 1/5, यानी 100 का कितना 1/5, यानी कि 5 एक कम 5 5 20 हम 100, तो 20 रुपये क्या आपका बढ़ा होगा, साधारण ब्याज बढ़ा होगा। और ये 20 रुपये, 100 रुपये तो आपका मूलधन है, मैंने मूलधन कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया, लेट सपोज। और 20 रुपये यानी 1/5 क्या हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया। तो एक बात बताओ कि अगर 10 वर्ष में 20 रुपये अगर बढ़ रहा है साधारण ब्याज, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 2 रुपये बढ़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 रुपये बढ़ेगा तब ना 10 वर्ष में 20 रुपये बढ़ेगा साधारण ब्याज। तो एक वर्ष में आपने बोला कितना बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 रुपये। लिख देता हूँ इधर, देखो 10 वर्ष में अगर 20 बढ़ा तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 20/10 यानी 2 रुपये। अब एक बात बताओ, आपके पास मूलधन कितना है, 100 है। अब 100 का अगर पर ईयर देखा जाए 2 रुपये बढ़ रहा है तो 2% बढ़ रहा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मूलधन कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है ना। अगर सॉरी, मूलधन अगर 100 रुपये है तो रेट 2% बढ़ रहा है, क्योंकि 2 रुपये बढ़ रहा है। 100 का 2 जो होगा 2% होगा। तो आपकी आर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, आर की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल गई, 2% मिल गई। तो आर की वैल्यू अगर 2% मिल गई है तो इसी आर की वैल्यू रख दो आप 5,000 में। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आर की वैल्यू 2% याद रखना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ गई, 2% आ गई। अब इसी आर पे आपको 5,000 रुपये का साधारण ब्याज निकालना है, तो निकाल ही ना लोगे। देखो अब कितने साल की बात कर रहा, 5 वर्षों के लिए। तो अगर आर जो है एक वर्ष में 2% बढ़ रहा तो 5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा आर, 2 गुणे 5 यानी 10% हो जाएगा रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। किसके लिए होगा, 5,000 के लिए। तो 5,000 का 10% निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 5,000 का 10% के लिए 5,000 गुणे 10/100, 0 0 0 0 यानी 500 आ गया। तो यानी 500 आपका क्या आ गया, 500 आपका आ गया साधारण ब्याज इसके लिए। तो आपको मेन रेट निकालना था, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तरफ आ गया है। क्या लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लो ये क्या है, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इसका मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 242 वर्ग सेंटीमीटर। अब भुजा वर्ग की चारों बराबर होती हैं, सभी को पता है। ए तो ए क्यों ना निकाल लूँ, इसके दोनों पक्षों क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 242 का जब स्क्वायर रूट करोगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 121 गुणे 2। तो 121 गुणे 2 में 11 बाहर निकल आएगा। 11 जो होता है 121 का स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ क्या बचेगा, √2। तो जब इसको आप स्क्वायर रूट करोगे 242 का तो क्या आएगा, 11 √2 आएगा। क्या आएगा, तो ए मैंने निकाल लिया क्या, 11 √2। ठीक। अब पूछा क्या है कि क्षेत्रफल तो 242 था, लेकिन उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो क्यों ना पहले मैं वर्ग का परिमाप निकाल लूं, और उसी वर्ग के परिमाप को क्या मान सकता हूं मैं, कि वो वृत्त का परिधि है। ठीक है, मान सकता हूं। परिधि और परिमाप एक ही चीज़ होती है, लेकिन वृत्त में होती है। तो अगर वर्ग की आपको भुजा 11 √2 मिल गई तो परिमाप निकाल लोगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का 4 × a क्या होता है, 4a। कर दो तो 11 √2 है तो 11 चौको 44 √2 हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, 44 √2। और ये जो 44 √2 परिमाप है ना, ये परिमाप वृत्त की परिधि के लिए भी बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि या परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। और जिसकी वैल्यू जो है 44 √2 ही मान लोगे, वर्ग वाली। ठीक है,
अब 2 से जब इसको दोगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 यानी 22√2 आ गया पाई आर। अब इसको 22/7 की वैल्यू रख दो और आर निकाल लो यहाँ से। जो आर आया ना उस आर को क्या कर दो, आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, यही ना पूछा है। तो आर की जगह मैं रख देता हूँ, आर इधर लिख देता हूँ। अब 22/7 अगर यह इधर रहेगा पाई का तो उधर 1 मिनट में मिटा के लिख देता हूँ ये वाली चीज़ें। थोड़ा सा ये टिपिकल हो गया यहाँ लिखने में, रुको 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड। 2 पाई आर वृत्त की परिधि है, इसकी वैल्यू भी कितनी दी हुई है, 44√2 ही दी हुई है। पाई की जगह क्या रख दो, 22/7 रख दो। क्या रख दो, 22/7 रख दोगे। तो 22/7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 2 है यहाँ पे, और बटे 7 हो जाएगा और आर हो जाएगा, ठीक है यही ना। अब बराबर कितना, 44√2। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 44 से वो 44 कट जाएगा, पक्षांतर होगा। यहाँ 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 7√2 बन जाएगा। तो आर बराबर आपका क्या आ गया, 7√2 आ गया। अब आर बराबर 7√2 आ गया, किसी वृत्त का आर रेडियस 7√2 आ गया तो क्षेत्रफल तो निकाल ही लोगे, क्षेत्रफल ही निकालने की बात कर रहा है ना, तो निकाल लोगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आर बराबर 7√2 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 1 सेकंड। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7√2। अब आपको पता है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूरा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया बराबर वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 रख दोगे, पाई की वैल्यू, आर की जगह क्या रख दोगे, 7√2 गुणे 7√2, यही ना 2 बार। अब 7 से 7 ये कट जाएगा, ठीक, √2 गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 यहाँ था तो क्या हो जाएगा, ये 22 गुणे 7 गुणे 2 यही हो जाएगा। तो 22×7 154, 154 गुणे 2 क्या हो जाएगा आपका 308, यानी आपका फाइनली 308 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट केवल बता रहा हूँ, करना आपको है, आप फिर से करके ट्राई करना। एक बार मैं आपको और डिवाइड करा देता हूँ। देखो अगर वर्ग के मैदान का क्षेत्रफल दिया है तो आपको करना क्या है, वर्ग के मैदान के क्षेत्रफल से, यानी वर्ग के मैदान के क्षेत्रफल से ए निकाल लोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए निकाल लो। ए निकालने के बाद क्या करो, वर्ग का जो परिमाप होता है 2a है, और 2a जो है 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि के बराबर है, सॉरी 4a होगा वर्ग का परिमाप, 4a जो है 2 पाई आर के बराबर है। यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर लो, और आर की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एवरेज से संबंधित है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस बेस में सभी टॉपिक के क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि 23वें मैच के बाद 2022 में विराट की बल्लेबाजी का औसत 26 है, यानी 23 मैच खेलने के बाद विराट की जो बल्लेबाजी का औसत है कितना है, 26 है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर टोटल मैं पता लगाऊँ कि 23 मैच तक रन कितने होंगे, 23 तक यानी 23 मैच तक रन कितने होंगे, तो रन के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि औसत में अगर गुणा कर दो नंबर ऑफ जितने भी जो भी हो तो टोटल रन आ जाएंगे। तो यानी 23 गुणे 26 कर दो तो आप बता सकते हो कि अभी तक उसने कितने रन बनाए हैं, ठीक है। कर दो तो 23 गुणे जब 26 करोगे तो कितना आएगा, 23 गुणे 26 करोगे तो आएगा 598। कितना आएगा, 598। कैसे आएगा करके देखना। देखो 6 × 18 की 8, 6 दूनी 12, ठीक, 12 12 1 13 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 3 9 यानी 598 आपका आएगा, ठीक। गुणा तो आपको करना है, ठीक है। तो 23 पारी तक रन कितने बनाए उसने, 598। अब आगे पढ़ो, उसने 24वें और मैच में अर्ध तक यानी 50 रन बनाए, इधर लिख देता हूँ 24वें कितने रन बनाए, 50 रन बनाए, ठीक। 25वें मैच में शतक यानी 100 रन बनाए, कितने बनाए 25वें मैच में 100 रन, यानी कि अब ये 150 रन और बना दिए 2 मैचों में। कितना रन बना दिया, 150। अब 150 रन को और जोड़ दो इसी में तो पता चल जाएगा अभी तक कितने रन बनाए, जोड़ दो। तो 598 में जब 150 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 598 में 150 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 748। कितना हो जाएगा, 748। यानी अभी तक इसने टोटल कितने रन बनाए, 748 रन बनाए। और कह रहा है कि उसकी नई बल्लेबाजी का औसत, तो 748 रन टोटल बनाए हैं कितने मैचों में, तो 25 मैच खेल के, 25वें मैच तक खेला है ना, यानी कि 25 मैच में उसने कितने बनाए, 748 बनाए। कितने बनाए, 748 बनाए। तो औसत बताने के लिए क्या करोगे, जो सम है ना, सम ऑफ नंबर्स
समेशन ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी कि 748 तो सम है और डिवाइड कर दो 25 से तो औसत आ जाएगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो बोलता है औसत। अब आंकड़ों का योग कितना है 748 है, इसको 25 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर देता हूँ 748 डिवाइड बाय 25, 25 दूनी 50, कितना बचा 25 अट्ठे, यानी कि 28 कुछ आएगा और एक ही ऑप्शन मिल रहा 28.92 पहला ऑप्शन। ठीक है, तो यही राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है। पहले करना क्या है कि उसका 23 मैच तक का टोटल रन निकाल लेना, फिर 24वें 25वें मैच में जो रन मारा है ना 50 और 100 रन 150 रन, उसको भी जोड़ देना उसी में। जैसे जोड़ दिया मैंने 748 आ गया और इसको डिवाइड कर दोगे 25 से। ठीक है, जितने मैच खेल लिया तो आंकड़ों का योग 748 से डिवाइड बाय 25, तो आपका औसत आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या बोल रहा है देखो, राजू और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8x और 9x है। अब लिख देता हूँ, मान लो राजू की कितनी है 8x है, रिया का अनुपात कितना है 9x है, तो एक संख्याएं क्या हो गई आपस में वर्तमान आयु 8x 9x, मैंने मान लिया ऐसा। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का जो अनुपात है क्या हो जाता है 11/12। अब देखो 9 वर्षों बाद होता है तो इसमें भी 9 जोड़ोगे, इसमें भी 9 जोड़ोगे, यानी कि 9 वर्षों बाद ये क्या हो गया 8x + 9 हो गया, ये कितना हो गया 9x + 9 हो गया इनकी आयु। तब अनुपात क्या हो जाता है 11/12 हो जाता है। तो मैं अब अनुपात के रूप में इसको बना लेता हूँ। ये तो आपका 8x/9 था और ये बटे 9x + 9 हो जाएगा। इतना करने के बाद इनका रेशियो क्या बन जाता है, क्वेश्चन में बताया है रेशियो 11/12 बन जाता है। तो लिख देता हूँ, जो जो कहे वही क्वेश्चन में कर देना है, अपने से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/12। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इसको पक्षांतर 12 इधर गुणा कर दो, 11 इधर कर दो। यहाँ से x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू क्या करो इन दोनों में पुट कर दो तो वर्तमान आ जाएगा, फिर 9 वर्ष पूर्व बता दो। ठीक, चलो करोगे इधर तो क्या होगा ये 12 अट्ठे पे क्या हो जाएगा 12 अट्ठे, रुको थोड़ा सा जगह कम हो गई यहाँ पे, रुको मैं मिटा के लिख देता हूँ, रुकना। 8x 9x, तो इनका क्या आ गया आपका, इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब ये 9 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ तो 8x बटे क्या हो जाएगा ये 8x + 9 हो जाएगा और ये 9x + 9 हो जाएगा 9 साल बाद। और तब रेशियो कितना हो जाता है 11/12 हो जाता है। अब गुणा कर लो तो 12 अट्ठे 96 इधर इधर, तो 12 अट्ठे 96x हो जाएगा ये, और 12 9 + 108 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 9 99x और प्लस 11 9 99 ये। ठीक है 99, ठीक इतना कर लो। अब पक्षांतर कर लो, 96 3 99, 99 को इधर लाओगे तो क्या होगा 3x बचेगा। अब 108 को उधर ले जाओगे तो कितना 9 बचेगा, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 9/3 यानी 3 आ जाएगा। x बराबर क्या निकल के आया 3, x बराबर 3 आया तो वर्तमान आयु में रख दो। तो राजू की यानी 8x है तो 8 × 24 हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करोगे, 9 है तो 9 × 27 हो जाएगा। यानी इनकी वर्तमान आयु कितनी थी 24x और 27x थी, और 9 वर्ष पूर्व पूछा कितने वर्ष पूर्व, तो 9 9 घटा दो, तो 24 में जैसे -9 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 में 9 करोगे तो क्या होगा 15 होगा, इसमें 9 करोगे तो कितना होगा 18 होगा। यानी कि 15 और 18 क्या आ गई इनका आयु आ गई 9 वर्ष पूर्व। अब इसको और छोटा कर सकते हो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी 5/6 क्या आ गया 5/6, यानी 5/6 आपका इनका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन सी ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा 5/6, यानी 5/6 इनका आ गया। जो भी कहे ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। ये बोल रहा है कि एक सेकंड, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर/घंटे की चाल से 30 मिनट में धर्मतल्ला से ईडन गार्डन यानी कोई जगह से कोई जगह पहुंचता है 30 मिनट में। यदि उसे इस दूरी तक पहुंचने में 20 मिनट समय लगता तो उसकी चाल बताओ। सीधा सा क्वेश्चन है, समझना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर/घंटे से 30 मिनट चलता है, यानी स्पीड उसकी क्या दी है 30 किलोमीटर/आवर दी है, स्पीड एस। ठीक है, टाइम कितना लिया इसने 30 मिनट लिया, कितना लिया 30 मिनट। अब इसकी दूरी निकाल लो, दूरी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है, अगर कोई बंदा की स्पीड 30 किलोमीटर/आवर है, यानी कि 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, और वो चला कितना है केवल 30 मिनट, आधे घंटे चला, तो आधी दूरी क्या होगा, तो अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर कोई आदमी जा सकता है तो आधे घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 15 किलोमीटर। सीधा सा दिख रहा है, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो 30 मिनट यानी आधे घंटे में कितना जाएगा 15 किलोमीटर, दूरी आपकी कितनी आ गई 15 किलोमीटर।
अब दूरी जब आ गई ना आपकी, दूरी समान है दोनों के लिए, और इस दूरी तक पहुंचने में 20 मिनट समय लगता है, यानी दोबारा क्या करता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे केवल 20 मिनट समय लगता है, तो उसकी चाल बताना है। यानी कि नई चाल आपको जब निकालना हो तो दूरी आपकी कितनी दूरी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है, बटे क्या कर दोगे 20, लेकिन 20 मिनट है, याद रखना 20 मिनट है। और तो मिनट को आप घंटे में बदलोगे कि नहीं बदलोगे, क्योंकि दूरी आपकी कितने में है, किलोमीटर में है। तो जब आप 20 को घंटे में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, देखो समझ लो, 20/60 कर दोगे तो घंटे में आ जाएगा, 0 0 2 1 कम 2 तो 23 यानी 1/3 घंटे, कितना 1/3 घंटे। तो लिख दो, तो 1/3 लिखोगे तो 3 ऊपर जाएगा ना, देखो 1/3 लिखोगे, 3 को ऊपर ले जाओ तो 15 3/1 हो जाएगा, यानी 15 3 45, यानी स्पीड क्या आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर आ गई। कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। कैसे, सबसे पहले 30 किलोमीटर मिटा के फिर बताता हूँ, रुको। सबसे पहले 30 किलोमीटर सामने वाले बंदे ने चला 30 मिनट में, यानी कि आप कह सकते हो, सॉरी 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है और 30 ही मिनट चला है, यानी 1 घंटे चलता तो 30 किलोमीटर चल रहा, तो आधे घंटे चला तो कितना चला होगा, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी थी। अब उस दूरी तक पहुँचने के लिए दोबारा बोला है, यहाँ चाल बताओ जब समय 20 ही मिनट लगे। जब समय 20 ही मिनट लगेगा तो चाल बढ़ानी पड़ेगी, अगर समय कम लगेगा तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, 20 मिनट को आप क्या मान लो, 1/3 मान लो। मैंने बताया कैसे मानना है, 20/60 करके। अब 1/3 कर दो, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, 15/1/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा तो 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो सेगमेंट एसएससी सीपीओ के लिए। आप सभी को एसएससी सीपीओ को जो भी एग्ज़ाम 9 से 11 तक किन्हीं का भी है, इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर लेना, और जो भी आपकी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेशन देना। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें डेली आपके अभी वीडियो एसएससी सीपीओ को लेके आता रहूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।